हेलो फ्रेंड्स, बीइंग आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ की जो डिस्कशन है वो हमने स्टार्ट कर दी है। 2 वीडियोज़ आज अपलोड हो गए हैं और आज से ही ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि सर एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, तो एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन 6 to 10 जो एनसीईआरटीज़ हैं उसके नोट्स मत बनाइए, ठीक है। उसको समझिए। अगर आपके पास बुक हो तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए। उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत आई थिंक उतनी नहीं है जितने कि आपको 11th और 12th के एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है, 6, 7th, 8th, 9th और 10th, इसमें आपको सिर्फ समझना रहता है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें हाइलाइटर का यूज़ करके उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते रहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए। इसमें आपकी पूरी की एनसीईआरटी, जो सारी एनसीईआरटी है, वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेसिक के कॉन्सेप्ट पे ही जो है वो आईएएस, पीसीएस से किसी भी एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम्स, क्योंकि आज का कोई भी एग्ज़ाम्स होता है चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसमें सभी में बेसिक कॉन्सेप्ट पूछने लगे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये। इसमें सौरमंडल में पृथ्वी है। तो सौरमंडल में पृथ्वी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, पृथ्वी के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आप आकाश को देखते हैं रात में, और मैं भी देखता हूँ कभी कभी। जब आकाश में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि चलो जो तारे हैं उनको काउंट करता हूँ, तो काउंट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो इतने सारे हैं। तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो तारे हैं आप उनको कभी कभी देखते हैं और काउंट करने की कोशिश करते हैं। वो धुंधले होते हैं, चमकीले होते हैं, मानो ऐसे होते हैं कि जैसे कि उसमें हीरे जड़े हों आकाश में। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। जैसे कि सही बात है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसको पूर्णिमा बोलते हैं, लेकिन 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि चांद जैसे जब इतना होता है फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि अमावस्या आती है तो वो धीरे धीरे घटता रहता है, मतलब कटता रहता है, फिर ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो आप उसको धीरे धीरे 15 दिन के बाद में नहीं देख सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है और चंद्रमा नहीं है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब चंद्रमा रहेगा तो उतना अच्छे से आप आसमान पे नहीं देख पाएंगे, और जो तारे हैं उतना अच्छे से नहीं चमकते हैं, क्योंकि उसकी रोशनी खुद की इतनी तेज़ होती है, वो रोशनी सूर्य से उसको मिलती है, तो आप तारों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आसमान साफ़ होता है, चंद्रमा भी नहीं होता है, तो आप तारों को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? हालांकि ये बेसिक से क्वेश्चन है तो इन्हीं को ही तो हमको समझना है। दिन में इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य का जो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है उससे जो चमकने वाली वस्तुएं आकाश में वो हमको नहीं दिखती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो या तारे हों, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उनको सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। तो जो तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, ये क्या है? खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड जैसे सूर्य बहुत बड़े और गर्म आकार के होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और बड़ी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन भी करते हैं। इनके पास खुद का प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ध्रुव तारा क्या होता है। देखिए, रात में जब चमकते हुए अनगिनत तारे हम देखते हैं तो उसमें तो सबको इक्वली लगता है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि उनकी ऊष्मा, क्योंकि दूर है तो दूर से आप कहते हैं कि सूर्य भी तो है, सूर्य बड़ा है, ठीक है। अन्य तारों की उसमें अपेक्षा में सूर्य सबसे बड़ा है, तो इसीलिए जो उसकी ऊष्मा है, उसकी ऊर्जा है, उसका प्रकाश है, वो हम तक पहुंचता है। लेकिन बहुत दूर है तो बहुत ही 1/20वां अरब भाग जो है वो हम तक पहुंचता है। इसको हम आगे से अच्छे पढ़ेंगे। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी पर देखने से वस्तुएं छोटी दिखती हैं, तो इसीलिए जो तारे हैं वो भी हमको छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कि जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ता है तो इसीलिए हमको छोटा दिखाई देता है। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो आकृतियाँ हैं ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आकृतियाँ बनी हैं इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ध्रुव तारा कहाँ है, ये इसी के एंगल को ध्यान में रखते हुए हम ध्रुव तारा को समझते हैं। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ साइड में होता है, उत्तर साइड में। तो इन्होंने ये कहा है कि जो तारे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, ठीक है। अर्सा मेजर, बिग बियर,
इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर और बिग बियर या फिर बिग बियर क्या है, ये एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये। और जो उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है बहुत ही आराम से आप उसको पहचान सकते हैं। इसको पहचानने का तरीका ये है, जहाँ पे एक जगह पे 7 तारे हों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे नक्षत्र मंडल है। और उसी के डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो ऊपर जो देखेंगे वो ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, प्राचीन समय में जो लोग हैं वो रात्रि में जो दिशा का निर्धारण करते हैं, जैसे कहते हैं किसी पिक्चर से, किसी मूवी में आप देखते हैं तो उसमें कहते नहीं कि उत्तर दिशा में चलते जाइए, उत्तर दिशा में चलते जाइए, ध्रुव तारा मतलब तारा को देखते हुए। बहुत पुरानी पिक्चर्स में ऐसा किया जाता था कि तब के जो लोग हैं वो दिशा का निर्धारण किससे करते थे, ध्रुव तारा से। तब कोई घड़ी तो थी नहीं कि भाई हाथ में घड़ी बांध लिए, और तब इतनी घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी। ठीक है, कि कितना टाइम हो, तो तारे और सूर्य से भी उसका टाइम, समय का, सूर्य से समय का पता लगाते थे, और रात जब हो जाती थी तो रात में फिर तारों से दिशा के निर्धारण डिसाइड करते थे। ठीक है, उसके बाद में जब आप देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजों में प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई, मतलब ग्रीक भाषा में इनको क्या कहते हैं हम, प्लैनेटाई, और अंग्रेजी में इनको प्लैनेट बोलते हैं, जिनका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक। तो परिभ्रमक का मतलब क्या है, घूमना। ठीक है, चारों ओर घूमने वाले, परिभ्रमक को क्या कहते हैं, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ग्रह कौन सा है, वही बताया मैंने आपको। ग्रह वो है जिनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। मतलब ये नहीं कि पृथ्वी सबसे आगे है, पृथ्वी सबसे ज़्यादा पृथ्वी के ही पास है। इससे पहले भी 2 उपग्रह हैं, आपका हो ग्रह हैं, सॉरी, बुध ग्रह हो गया और शुक्र ग्रह हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में फिर पृथ्वी आता है। लेकिन फिर भी जिस पे जीवन है तो वो एक ऐसा, मतलब जो ग्रह है वो पृथ्वी ही है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि हम यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही जब हम वहाँ पर जाते हैं चंद्रमा पे, तो चंद्रमा से जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी भी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। बिल्कुल जैसे चंद्रमा दिखता है हमको पृथ्वी से, वैसे ही चंद्रमा से हमको पृथ्वी दिखती है। अब यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य हैं, इसका जो आगे मतलब है नॉलेज वो आगे हम देखेंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हाँ, तो जो बड़ी दूरबीन से उनसे हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, ये सूर्य है। ठीक है, उसके बाद ये बुध है, उसके बाद ये वीनस है, उसके बाद ये अर्थ है, पृथ्वी है, उसके बाद ये मार्स है। अब आप ये समझिए कि अगर हमको मार्स तक अगर कोई कृत्रिम उपग्रह जो कि मानव निर्मित हो, वो अगर पहुंचाना है तो फिर पहुंचा सकते हैं आराम से। ठीक है, मतलब फिर भी टाइम लगता है। लेकिन अगर हमको जुपिटर मतलब बृहस्पति तक अगर पहुंचाना है तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वह ग्रह होते हैं जो छोटे छोटे गैस से, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, इनका निर्माण तब हुआ था जब मतलब ब्रह्मांड बन रहा था। ठीक है, तो ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जुपिटर तक जो है अपना कोई, इसीलिए देख लीजिए शायद किसी भी कंट्री ने जुपिटर तक वहाँ या इसके मतलब एनवायरनमेंट तक भी यहाँ तक जानकारी ज़्यादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मार्स तक यूएस भी गया है, मार्स तक हमारा इंडिया भी गया है, और चाइना भी पहुँच गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो वहाँ की जानकारी हम लोग आराम से निकाले ले रहे हैं, लेकिन बृहस्पति तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। उसके बाद में फिर आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब साथी एक तरीके से कह सकते हैं, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास हमारा चंद्रमा है, वैसे ही जुपिटर है, बृहस्पति है, और जो और भी ग्रह हैं उनके पास उनका अपना चंद्रमा है। सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, याद रखना है। जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं।
जिसका मुखिया सूर्य होता है, उसको हम सौरमंडल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सौरमंडल का निर्माण होता है उसको हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद सूर्य क्या है? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब ये मान के चलिए जो भी पूरी गैलेक्सी है उसका जो पापा है ना वो सूर्य है, मुखिया जो है ना, हेड ऑफ फैमिली, वो सूर्य है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब जितने भी 8 ग्रह हैं, सौरमंडल क्या है, जो पूरा 8 ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह, इन सभी का पूरा जो मिक्सर है, मतलब मान के चलिए जो इन सभी को जब साथ में अगर करेंगे तब इसको हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हर जगह अंधेरा छा जाएगा और हमेशा अंधेरा रहेगा। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। कितने? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है। जैसे कि ज्योग्राफी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। ज्योग्राफी का मतलब, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लिखना। मतलब पृथ्वी के बारे में जो हम लिखेंगे उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। देखो जैसे जियो इसमें यहाँ पे दिया गया उसको, उसके बाद लॉजिया का मतलब क्या है? जो अगर जियोलॉजी हो जाए तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाता है। जियोमेट्रिया हो जाए मतलब जियोमेट्री हो जाए तो पृथ्वी का मापन है। जियोइड्स हो जाए मतलब जियोइड हो जाए तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। ठीक है, उसके बाद ग्रह क्या होता है? ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से इनकी जो दूरी है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, और इनका जो मेन हेड है वो क्या है? सूर्य। ठीक है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ। ठीक है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो एम से क्या हो गया? मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, मा से मार्स, जैसे जुपिटर। ठीक है, ऐसे करते करते हम पूरे नाम याद कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। फिर है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये इन लोगों का एक निश्चित पथ है ये। ठीक है, ये इसी पे चक्कर लगाएंगे, ये हट ही नहीं सकते। अगर ये हट जाएंगे तो फिर ये ग्रह नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये एक निश्चित पथ पर जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है, मतलब जैसे कि सूर्य मान लीजिए, इनके जो चारों ओर है वो चक्कर लगाते हैं, इनको इनकी कक्षा कह देते हैं कि मतलब ये अपनी कक्षा में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को, जो सबसे नज़दीक है सूर्य के। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार लगभग आकार और आकृति जो है क्या है? पृथ्वी के समान है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन एक संगठन है जो मतलब अंतरिक्ष के लिए बनाया गया है, वहाँ की चीज़ों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। ने निर्णय यह लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो 2 ग्रह हैं प्लूटो और जो अन्य 2003 UB 313 जो है इसको हम क्या कहेंगे? बौने ग्रह। क्योंकि ये जो है ना, देखिए सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए इनकी जो ग्रह होते हैं ना, ये इनका एक पैरामीटर है कि इन जब पैरामीटर पे मतलब होंगे तभी इनको ग्रह कहा जाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पृथ्वी क्या है? अब पृथ्वी के बारे में हम समझते हैं कि पृथ्वी आखिर है क्या। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटा हुआ, जैसे कि देखिए गोल नहीं है ये। ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे हल्का सा, मतलब बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, थोड़ा सा ये मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अभी डिजाइन बन नहीं पा रही है। ओके, तो मतलब एक चपटा ग्रह, हम आगे देखेंगे, आपको हम दिखाएंगे चित्र। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भू आभ। भू आभ का मतलब क्या है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, भू आभ का मतलब क्या है? ये आप जब कहीं पढ़ेंगे तो भू आभ का मतलब आपको यहाँ से याद रहेगा। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इसका संभव हैं किस पे? सिर्फ पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, जल है और वायु है। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि
ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से जो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। अन्य किसी भी ग्रह पर कोई जीवन नहीं पाया जाता है, सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन मौजूद है। अभी तक रिसर्च में यही पता चला है, ठीक है। अब आगे मंगल ग्रह पर अगर आ जाए जीवन तो बात अलग है, खोज भी चल रही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये तो आपको पता होगा कि नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 सतह जो है ना वो पानी से ही ढकी हुई है। मतलब पृथ्वी पे जो 2/3 सतह है वो सागर महासागर से ही ढका हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अब ये क्या है, पृथ्वी नहीं है, चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मान के चलिए अगर इतना है तो सिर्फ इतना चंद्रमा का है, ठीक है। क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। देखिए और भी खगोलीय पिंड हैं पृथ्वी के चारों तरफ, लेकिन चंद्रमा जितना पास में है उतना पास कोई और ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब समझ में आया कि ये पृथ्वी से क्यों इतना दिखाई देता है और चंद्रमा जो सूर्य है वो इतना दूर क्यों दिखाई देता है। जितने मान लीजिए जितने पास चंद्रमा है ना, अगर इतना पास सूर्य होता ना तो जीवन होता ही नहीं, ठीक है। अगर इतना पास सूर्य होता तो जीवन होता ही नहीं, क्योंकि फिर यहाँ गर्मी ही गर्मी होती, यहाँ पे फिर जीवन पाया ही नहीं जाता। बुध जैसा हाल होता, मरकरी जैसा, ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की तुलना करके देख सकते हो, अपने आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसकी 15 करोड़ हाइट डिस्टेंस है और इसका सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब उपग्रह हम किसको कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित उपग्रह होता है और एक सिर्फ उपग्रह होता है। ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी हो गई, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, जो चक्कर लगाते हैं ना, वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा चक्कर लगाता है ना, तो उसको उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है। मानव निर्मित जो उपग्रह हैं उनको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है और इनका पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको भेजा जाता है ब्रह्मांड में ही, ठीक है। पृथ्वी की चारों तरफ ये गोल 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 घूमते हैं, जिससे हमको अंतरिक्ष के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। जैसे कि कोई रॉकेट जब भेजते हैं ना तो उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के बाद वो पृथ्वी के चारों तरफ गोल 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 घूमता रहता है और उसी से जो हम आकाश है, वहाँ का जो अंतरिक्ष है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडूसेट हो गया, ये सारे क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर है वो लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, वो भी घूमता है अपनी जगह पे बार-बार से गोल गोल घूमता रहता है। और पृथ्वी के साइड में जो ये मान लीजिए पृथ्वी, तो पृथ्वी के इसके चारों तरफ वैसे भी घूमता रहता है और अपनी सतह अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, ठीक है। अब चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं हैं। क्यों नहीं है, देखिए वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना जल है, ना ही वायु है, ना ही उसका कोई वातावरण है, सॉरी वायुमंडल है उसका, क्योंकि हमारी पृथ्वी का तो एक वायुमंडल है, वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीवन नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि जहाँ पे वायुमंडल है वहाँ पे जीवन होगा, जहाँ पे जल और ऑक्सीजन होगी वहीं पे जीवन मान सकते हैं आप। इसीलिए मार्स पे वो जल खोज रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जल होगा वहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जल और ऑक्सीजन दोनों हैं, लेकिन वहाँ पे अगर जल होगा तभी तो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब चंद्रमा आप देखें रात में, आज या कल में जब भी देखें, जब भी चंद्रमा पूरा आ जाए तो उसको देखिए, वहाँ पे ना डिज़ाइन चेंज होती रहती है, उस पर लगता है कुछ उसमें बूढ़ी माता झाड़ू लगाती है, बचपन में आपने से सुना होगा, ठीक है। ऐसी यही कहानियाँ सुनी होंगी, तो वैसा कुछ नहीं, वहाँ पे पर्वत हैं, वहाँ पे मैदान हैं, वहाँ पे गड्ढे हैं जिनकी छाया उसकी सतह पे पड़ती है और उस सतह पे हम यहाँ से पृथ्वी से दिखाई देती है, क्योंकि वो चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास में है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह हमने आपको बताया था, अभी ये मैप में देखा था। क्षुद्र ग्रह जो हैं तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, वो कभी कभी गिर आते हैं, ठीक है, कहाँ, पृथ्वी पर, तो उनको क्या कह देते हैं हम, उल्का पिंड। वो छोटे छोटे जो होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपस में ज्वाइंट हो जाए और बड़ा हो जाए तो फिर उसको उल्का पिंड कहने लगते हैं, फिर वो क्षुद्र ग्रह नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि उल्का पिंड यहाँ पे देखो बताया गया है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी उनकी जो प्रवृत्ति है वो गिरने वाली होना, मतलब पृथ्वी के ऊपर वो वायुमंडल में घुस जाते हैं, ठीक है, वायुमंडल में आ जाते हैं और जब पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो वो वायुमंडल में इतना वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कि वो जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिर पाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कोई उल्कापिंड बहुत बड़ा होता है तो वो ज़मीन पे गिरता है और बहुत ही मतलब मान के चलिए बहुत ही भयंकर गड्ढा, बहुत ही गहरा गड्ढा करता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको भी बताया। देखिए प्राचीन काल में, देखिए हमारी जो आकाशगंगा है उसको आकाशगंगा का नाम क्यों दिया गया? प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है, मतलब प्रकाश, पूरा प्रकाश वहाँ पे था, उसको एक नदी टाइप की बह रही थी जैसे कि ये है, ठीक है, पूरी ये नदी टाइप की बह रही थी। तो उसको लोगों ने जब जब पृथ्वी से देखा तो कह दिया कि वो आकाशगंगा है, मतलब आकाश में प्रकाश जो है उसको आकाश दे दिया और गंगा है, तो आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है, सौरमंडल को आकाशगंगा का एक भाग कह दिया। आकाशगंगा का कोई लिमिटेशन नहीं है, आकाशगंगा का कितनी जो अंतरिक्ष है वो कितना बड़ा है अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जो हमारे वैज्ञानिक है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर जो अंतरिक्ष है वो आखिर कितना बड़ा है। फिर है कि इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया, और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण। आकाशगंगा एक नहीं है, ब्रह्मांड एक है, लेकिन लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। उन सभी के मिल करके क्या होता है? एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की परिकल्पना करना बहुत कठिन है, वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। तो आज की जो एनसीईआरटी है वो 6 की चैप्टर 1 वो यहीं पे पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।